चलिए दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स में नया टॉपिक के साथ में आ रहा हूँ। और नया टॉपिक है आज का मेरा ना फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। ना फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। यहाँ पे ऑफ छूट गया है दोस्तों। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज फ्रीली ना सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ना अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बताए भी थे आप लोग को कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइंस से ना रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ना फ्रीली सस्पेंडेड हो, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब एकदम फ्री ऐसा लटका हुआ हो, सस्पेंडेड हो, लटका हुआ हो, ठीक है। तो अगर फ्रीली सस्पेंडेड हो तो उसके लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क न ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज फ्रीली सस्पेंडेड न इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेरा। आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इस पेन को इलेक्ट्रिक डाइपोल समझिएगा, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव माइनस चार्ज इधर है और ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो शुरू में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मेरा इस तरह से है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग थीटा एंगल से, देखिए ध्यान दीजिएगा, शुरू में मेरा किधर है, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। जैसा कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसके डायरेक्शन से हम लोग थीटा एंगल से, ऐसे थीटा एंगल से क्या करते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। गौर से देखिएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। इसको हम लोग थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफ्लेक्ट कर दिए। ये देखिए आपका यहाँ पर थीटा एंगल बन गया है ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो कर रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू ना चार्ज है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या शो कर रहा है, मेरा पेन शो कर रहा है, जिसका माइनस जो है चार्ज वो ये वाला पोर्शन बता रहा है और प्लस क्यू चार्ज जो है इसका नीडल वाला पॉइंट बता रहा है। तो फिर से देखिए, अगर शुरू में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर हम इसे थीटा एंगल से बाबू डिस्प्लेस कर दें, डिफ्लेक्ट कर दें, तो देखिए क्या होता है ना। अगर डिफ्लेक्ट कीजिएगा तो डाइपोल का सिचुएशन जो होगा ना, पोजीशन जो होगा, नया पोजीशन ऐसा हो जाएगा ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। शुरू में कैसा था डाइपोल, माइनस क्यू इधर था और ये प्लस क्यू इधर था। लेकिन इसको हम लोग क्या कहें, अब ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिए, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो जो मेरा नया पोजीशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो इस तरह से हो जाएगा। अब बताइए कि एक बात बताइए कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल न अब डिफ्लेक्ट होकर के इस पोजीशन में पहुंच गया है, तो इस क्यू चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पे और इस माइनस क्यू चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स तो लगेगा ना, ठीक है। तो ये फोर्स प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल आप बोलिएगा हाँ सर लगेगा। तो आप बताइए वो फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर एफ बाई क्यू, आप लोग पढ़े हैं। तो अगर यहाँ से फोर्स निकालिएगा तो F बराबर कितना आएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो F बराबर Q इंटू ई। तो वही देखिए, चार्ज इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। ये भी चार्ज चूंकि Q ही है, मैग्नीट्यूड तो चार्ज का क्यों ना है, नेचर ना अलग अलग है कि ये प्लस क्यू चार्ज है सर और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर ये नेचर माइनस क्यू चार्ज है लेकिन अमाउंट तो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इस पर भी QE फोर्स लगेगा। वो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो अब एक बात बताइए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो फोर्स वर्क करने लगे, एक प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला QE फोर्स इधर, और माइनस QE चार्ज पर लगने वाला ये फोर्स जो है QE वो इधर लग रहा है। मतलब
एक लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के न अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है क्यू ई और क्यू ई, तो ये दो फोर्स मिल करके फोर्स का एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फोर्स का एक कपल बना दिए, कपल समझते हैं ना, मतलब जोड़ा युग्म बना दिए, ठीक है। मतलब दो बल का, यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, और वे दोनों फोर्स कपल बना दिए। तो ये जो फोर्स कपल है क्या करेगा, तो आप अपने सब सोचिएगा, मेरे कलम को ध्यान पर दीजिएगा कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से ना आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर थीटा एंगल बना हुआ है। तो देखिए ये क्यू ई चार्ज कहाँ पे लग रहा है, क्यू ई जो ये फोर्स है, क्यू ई फोर्स एक इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये वाला देखिए नीचे की ओर, यहाँ पे न एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, न एक फोर्स क्यू ई इधर लग रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, और एक फोर्स जो क्यू ई ये वाला है वो इसको इधर की ओर लग रहा है। इसलिए जब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये कलम आपको क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करने लगेगा। किसके वजह से, ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं क्यू ई और क्यू ई, वो एक फोर्स कपल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो फोर्स कपल है ना इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से जो हम आपको अब समझाएं, उम्मीद करते हैं समझ गए। फिर से एक थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए शुरू में आपका इस कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस ये नहीं होता है माइनस से प्लस क्यू की ओर। तो प्रारंभ में मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। लेकिन जब इसको हम लोग, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू में ऐसा था और इसको हम लोग थीटा एंगल से ना हम लोग अगर डिफ्लेक्ट कर दिए, तो इस पर क्यू ई और क्यू ई दो इक्वल फोर्स लग रहा है, क्यू ई, लेकिन अपोजिट फोर्स लग रहा है और पैरेलल भी है, ठीक है ना। तो इक्वल, अपोजिट और एक दूसरे के पैरेलल फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स जो होते हैं फोर्स कपल का फॉर्मेशन करते हैं, फोर्स कपल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो है फोर्स हैं, और इस फोर्स कपल के फॉर्मेशन से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है न अपने पोजीशन से भटक कर इलेक्ट्रिक डाइपोल में घूमने का कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि जान रहे हैं एक इस पे फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो ये इसको इधर करेगा, और दूसरा फोर्स इस पार्ट पे लग रहा है इधर की ओर, इधर खींच रहा है, ठीक है ना, इस पे इधर आगे की ओर और इस पे इधर की ओर, तो ये ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा। तो वही अब देखिए समझिएगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किधर घूमना चाहेगा, ये घूम करके ऐसे इलेक्ट्रिक ना फील्ड के डायरेक्शन में आने का कोशिश करेगा। तो लेट देखिए जो भी मैं समझाया और उसको मैं अब बता दे रहा हूँ लैंग्वेज में कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विच इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा, जिसको एक एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट किया गया विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, थीटा एंगल से इसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया है। तो by doing this, force acting on each charges of dipole, that is QE, QE will be equal, opposite and parallel to each other। आप क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे इस डाइपोल को आप डिफ्लेक्ट करते हैं तो इसके दोनों चार्जों पर QE और QE फोर्स लगता है, और ये दोनों फोर्स कपल फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एंड हेंस दे फॉर्म ए कपल, और वे एक कपल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ड्यू टू दिस कपल द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्राइज टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स कपल के चलते क्या होता है, ये जो फोर्स कपल बना उसके चलते इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने का कोशिश करता है। तो ये अब यहाँ पर बताइए न, ये रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस फोर्स कपल, यहाँ पर जो फोर्स कपल लग रहा है इस पर इधर की और इस पे इधर की, फोर्स कपल जो हुआ उस फोर्स कपल को क्या बोला जाता है, नाम दिया गया रिस्टोरिंग कपल। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग कपल। अब हम लोग को जानना है कि शो द टॉर्क ऑफ दिस कपल। टॉर्क ऑफ दिस कपल मतलब देखिए टॉर्क वर्ड जो होता है तभी मैंने बोला जाता है जब एक ऑब्जेक्ट पे ना, एक ऑब्जेक्ट के दोनों
सिरे पर, सिरे मतलब एंडिंग पॉइंट पे अपोजिट, इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल फोर्स लगता है, और इस फोर्स के वजह से ना वो जो ऑब्जेक्ट है किसी भी पॉइंट के न अबाउट में, पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूमने लगता है। बात समझ में है ना? तो अगर ऐसा होता है तो उस समय जो आपका रिस्टोरिंग कपल का टॉर्क बनता है, वहाँ पर जो फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ये घूम रहा है, किसके आप रिस्पेक्ट में घूम रहा है, किस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है, तो पॉइंट ये वाला जो सेंटर है, डाइपोल का सेंटर, उसके अबाउट में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है घूमना शुरू कर देता है। तो उसके लिए टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है 1 फोर्स और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, मतलब जो भी आपका यहाँ पर फोर्स वर्क करता है, तो टॉर्क का मतलब होता है 1 फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स नहीं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए इसमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई और क्यू बी है, तो इस फोर्स कपल का याद रखिएगा, टॉर्क जब भी निकलता है तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्स इक्वल अपोजिट और एक दूसरे के पैरेलल वर्क करता है तब, और इसके बावजूद भी वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी पॉइंट के अबाउट ना मूव करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, तब आपका टॉर्क वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क निकाला कैसे जाता है? टॉर्क बराबर होता है 1 फोर्स माने एक तो फोर्स और गुना दोनों फोर्स, जैसे ये क्यूवी लग रहा है और ये क्यूवी लग रहा है, तो एक फोर्स क्या क्यूवी और दोनों फोर्स क्यूवी और क्यूवी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, तो एक फोर्स कितना है मेरा बताइए, एक फोर्स हमारा लगा क्यूई, एक फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, इस चार्ज पे देखिए या इस चार्ज पे देखिए, हमको फोर्स लग रहा है क्यूवी, और ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना है, ठीक है ना? इसको हम डॉटेड लाइन से, ये वाला जो लाइन है इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा लिए और इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा ना, बीपी हो जाएगा, ये बी से पी हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए, तो टॉर्क बराबर 1 फोर्स, तो 1 फोर्स हो गया क्यू ई गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बीपी है, ठीक है ना? बीपी, तो क्यू ई और बीपी, बीपी का वैल्यू देखिए हम लोग 2L साइन थीटा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? तो देखिए हम बता रहे हैं कि जब ये एंगल थीटा है ना और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये जब थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन इसको इंटरसेक्टिंग करता है तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी में राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तो ये थीटा है, तो इसके लिए आप लगाइए तो साइन, यहाँ पर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, ठीक है ना? हम एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं इस एंगल के लिए ना, हम बीपी निकालना चाहते हैं इसलिए साइन का ही रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। हम चाहते तो टेन थीटा भी लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको बीपी का रिलेशन देखना है, तो बीपी और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो पी यहाँ इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया बीपी, तो यहाँ पर बीपी मेरा मिल जाएगा, ठीक है? और ये एच माने क्या हो जाएगा, डाइपोल का लेंथ। तो डाइपोल का लेंथ कितना होता है, एल इधर होता है, एल इधर होता है, तो एल और एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग बीपी निकालेंगे तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, 2L इंटू कितना, 2L इंटू क्या आ जाएगा, ये 2L साइन थीटा से गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि बीपी का वैल्यू 2L साइन थीटा हो जाएगा, तो इसलिए बीपी की जगह 2L साइन थीटा रख दिए। अब बताइएगा कि ये ई को इधर रख दिए, क्यू गुना 2L लिख दिए, क्यू को इसके साथ लिख दिए, क्यों? क्योंकि हमको पता है क्यू गुना 2L की जगह पी लिख सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी बराबर क्यू गुना 2L फार्मूला होता है,
ठीक है। टॉर्क बराबर पी साइन थीटा हो गया, और आपको फिर से यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई ए, तो साइन थीटा बराबर बी पी बाई 2L, यहाँ पर फिगर में हम बताएं अभी ना वैसे ही करके कि बीपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी फिर से दिखा है। तो ये अब बताइए एक चीज़ और कि आपको हम पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में कि अगर ए बी साइन थीटा किसका फार्मूला है, गौर कीजिए, ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर ए बी साइन थीटा फार्मूला है ए क्रॉस बी का, तो पी ई साइन थीटा किसका फार्मूला होगा, पी क्रॉस ई का फार्मूला होगा। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नोट में हम बता रहे हैं कि टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। दूसरा नोट है कि अब हम लोग जानना चाहें कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट किए तो कब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो देखिए द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। माने कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू मैक्सिमम, ये टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर होगा किसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, ऐसे, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू में आपका ऐसा ना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे यहाँ पर देखिए फिगर बताया गया, और अगर ये घूम करके इस तरह से अगर थीटा कोण बनाया अभी और ये परपेंडिकुलर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क मैक्सिमम होता है। कैसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि टॉर्क का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे, क्योंकि पी और ई का वैल्यू तो बदलने वाला नहीं है। पी का वैल्यू, पी मतलब क्या, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप एक कोई डिफिनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज कीजिएगा ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ना ये पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। चूंकि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ना फ्रीली सस्पेंड कीजिएगा तो ई का वैल्यू और पी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो बाकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो साइन थीटा का वैल्यू पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉर्क का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगा, ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और वह वैल्यू कितना होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ना दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ बराबर देखिए अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि कितना मैक्सिमम तो होता है जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर होगा तब, लेकिन होगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू होता है टॉर्क का कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर होता है ना किसके, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आखिर टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, तो आइए देखिए, चूंकि टॉर्क का फार्मूला पी साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पर जब 90 डिग्री रखेंगे तो पी साइन 90 का वैल्यू 1 और पी गुना 1 पी, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पी होता है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 0, टॉर्क का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, एंड इट इज दैट टाइम ना when electric dipole is parallel or anti-parallel to the direction of electric field। देखिए अब हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो देखिए दिमाग लगाइए आप लोग कि साइन थीटा का आपको ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और अगर 0 से हम पी में गुना कर दें तो टॉर्क का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या कर दें, थीटा का जगह 180 डिग्री रख दें तो उस समय भी साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और पी गुना 0 टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 0 एंड इट इज दैट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए अगर कहने का मतलब है मेरा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे रोटेट करते 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 ये 180 डिग्री से अगर रोटेट कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ना, देखिए शुरू में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना आपका इस कंडीशन मतलब एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से आपको 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मूव करते करते आपको 180 डिग्री पे मूव कर जाए तो उस कंडीशन में जो आपका वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये वाला कंडीशन में अगर ये 0 डिग्री पे है और अगर या फिर ये मूव करके 180 डिग्री का एंगल बना ले तब उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा प्रूफ है कि टॉर्क बराबर पी साइन थीटा फॉर्मूला होता है और पी साइन थीटा का जगह अगर 0 रख देंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, पी गुना 0 0, टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर थीटा का जगह 180 डिग्री आप पुट करते हैं तो टाउ बराबर ना पी साइन थीटा होता है और पी साइन 180 डिग्री होगा, साइन 180 का वैल्यू 0 और 0 गुना पी 0, तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया 0। अच्छा एक बात याद रखिए नोट नंबर 4 कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टॉर्क रख दिया गया किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों चार्ज पे क्यू फोर्स ना लगेगा, जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना इस पे फोर्स लगेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर सेम चार्ज किसी भी पॉइंट पर रखा जाए तो उसमें लगने वाला फोर्स जो होगा उतना ही हर जगह सेम होगा, उसी का नाम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है ना, ऐसे रखा गया ना, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इस प्लस क्यू पर जितना फोर्स लगेगा माइनस क्यू पर भी ना उतना ही फोर्स लगेगा, क्यू और दोनों क्यू और क्यू कट जाएगा, तो इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, क्यों कटेगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल होता है, अपोजिट होता है और एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो चलिए आज का थ्योरी इतना ही रहेगा और आज आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए दे रहा हूँ। तो 7 नंबर न्यूमेरिकल तक हम लोग पढ़ चुके थे पीछे वीक में, ठीक है। तो अभी मैं 8 नंबर से दे रहा हूँ और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके बताएंगे। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब देखिए 11 का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन इधर है। 12 नंबर हो गया क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। तो ये 14 तक होमवर्क रहेगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।